6 महीने पहले मैंने एक बारबेक्यू की दुकान से एक छोटी सफेद सांप को खरीदा जिसे अभी काटकर पकाया जाने वाला था। मैं उसे पालने लगा और वह धीरे धीरे बड़ी होती गई। शुरुआत में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में वह अपनी पूंछ से मेरे पैरों को लपेटने लगी, फिर कमर तक लिपट जाती और अपना सिर मेरे सिर पर रखकर जीभ निकालती रहती। पहले मुझे लगा कि वह मेरी रक्षा कर रही है। एक दिन काम के दौरान मैंने एक छोटा वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि जब कोई सांप आपको लपेटना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि वह आपको अपना शिकार समझने लगा है। यह सुनकर मैं बुरी तरह डर गया और उसी दिन उसे वापस जंगल में छोड़ आया। लेकिन आधी रात को मुझे महसूस हुआ कि ठंडी सांप की पूंछ फिर से मेरे पैरों से लिपट रही है। मेरे कानों में उसकी फुफकार सुनाई दे रही थी। तभी एक युवती की उदास और शिकायत भरी आवाज मेरे कानों में गूंजी, तुमने तो कहा था कि मैं अपना जीवन तुम्हें समर्पित कर दूं, फिर अब मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं हमेशा से सांपों से डरता था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों उसे देखते ही मेरी नजर उससे हट ही नहीं रही थी। वह बेहद सुंदर लग रही थी, जैसे किसी कहानी की जादुई प्राणी हो। उसका शरीर चमक रहा था, लेकिन उसके शरीर में एक गहरा घाव था और ऐसा लग रहा था कि वह आखिरी सांसें गिन रही है। पास ही एक कसाई चाकू तेज कर रहा था और उसे मारने की तैयारी कर रहा था। मैं तो बस उसकी तस्वीर लेकर उसकी सुंदरता की तारीफ करना चाहता था, लेकिन तभी उस छोटे सांप ने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में इतनी बेबसी और मासूमियत थी कि मैं उसे अनदेखा नहीं कर सका। आखिरकार मैंने 250 युआन देकर उसे खरीद लिया। वह बहुत शांति से मेरे हाथ पर आकर बैठ गई और कभी कभी अपनी जीभ बाहर निकालती। इंटरनेट पर लोगों की सलाह के अनुसार मैंने उसके घाव को साफ किया। सफाई करते समय मुझे घाव के अंदर एक बहुत पतली काली सुई मिली। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बाहर निकाला। जैसे ही वह सुई निकली, ऐसा लगा मानो वह किसी बंधन से मुक्त हो गई हो। उसकी हालत तुरंत बेहतर दिखने लगी। उस काली सुई पर बारीक नक्काशी जैसी आकृतियां बनी थीं, जो किसी ताबीज या मंत्र जैसी लग रही थीं। मुझे लगा कि इतनी बारीक सुई किसी इंसान ने ही जानबूझकर उसके शरीर में डाली होगी। मैंने उससे पूछा, बहुत दर्द हो रहा था? उसने उदास होकर सिर हिलाया, आंखों में आंसू भर आए और अपनी पूंछ से मेरे बर्तन की ओर इशारा किया। मैंने सोचा, क्या यह पका हुआ खाना खाना चाहती है? मैंने कुछ उबले अंडे बनाकर उसके सामने रखे। उसने सचमुच उन्हें खाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि उसने सारे अंडे एक ही बार में खत्म कर दिए। इतनी छोटी सी सांप की भूख इतनी ज्यादा होगी, यह मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बात सुनकर उसने शर्माते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली। वह सचमुच बहुत समझदार लग रही थी। मैं मुस्कुराकर बोला, सच में मन करता है तुम्हें पूरी जिंदगी पालूं। यह सुनते ही वह धीरे धीरे मेरे हाथ पर चढ़ाई और मेरी ओर देखकर जीभ निकालने लगी, मानो मेरी बात से सहमत हो। मैंने उसके चिकने, ठंडे और मुलायम चमकदार शरीर पर प्यार से हाथ फेरा। मेरे छूते ही उसके शरीर का रंग हल्का गुलाबी होने लगा। वह रंग भी बदल सकती थी। जैसे ही मैंने यह कहा, उसने शर्माकर अपना सिर अपने शरीर के भीतर छिपा लिया और गोल होकर लिपट गई। यह देखकर मुझे हंसी भी आई और दया भी। आखिरकार मैंने उसे पिंजरे में रखा और निश्चिंत होकर सो गया। सच कहूं तो मुझे डर था कि कहीं रात में उठकर वह मुझे काट न ले। किसान और सांप की कहानी बचपन से दिमाग में बसी हुई थी और आखिर सांप एक ठंडे खून वाला जीव ही तो है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी था। उसी रात मैंने सपना देखा। उसमें एक बेहद सुंदर और अलौकिक आभा वाली युवती दिखाई दी। वह किसी कॉमिक की नायिका जैसी लग रही थी। मैं उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसके पास गया तो देखा कि उसका चेहरा और व्यक्तित्व और भी आकर्षक था। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि यह तो सपना है। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है बहुत दिनों से अकेला रहने का यही असर है। फिर मैंने सोचा, जब सपना ही है तो मौका क्यों छोड़ूं? रोज रोज इतनी खूबसूरत लड़की सपने में थोड़ी ही मिलती है। मैं उत्साह से उछलता हुआ उसके सामने जाकर बैठ गया। सुंदरी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरा नाम शियाउबाई है। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। मैं उसकी आंखों में काफी देर तक देखता रहा। क्या तुम वही छोटी सफेद सांप हो? वह मुस्कुराई और धीरे से सिर हिला दिया। आपने मुझे नया जीवन दिया है। इस उपकार का बदला चुकाने के लिए मैं आपका एक इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। इच्छा? मैं पूरी तरह उलझ गया। जब तक वह किसी का अहित करने वाली बात ना हो, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। मैं हंस पड़ा। तुम्हारी बातें तो किसी पुरानी प्रेम कथा की नायिका जैसी लग रही हैं। कुछ देर सोचकर मैंने कहा, अगर सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो तो क्या तुम जैसी सुंदर और निष्कलंक लड़की मेरी पत्नी बनोगी? पूरी जिंदगी साथ निभाएंगे। वह तुरंत शर्मा कर बोली, स्वामी कृपया ऐसी बातों में मेरा उपहास मत कीजिए। मैं मुस्कुराया। क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी, जिसने प्राण बचाए उसका आर्ण जीवन भर साथ निभाकर चुकाया जाता है? ये सुनते ही उसने झट से अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। उसकी चांदी जैसी सफेद लटों पर हल्की सी लालिमा छा गई। लेकिन आप यह मत भूलिए कि मैं एक सांप हूँ। उसी पल मुझे अपने पैरों पर कुछ ठंडा सा लिपटता महसूस हुआ। वह एहसास धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। मैंने नीचे देखा तो उसकी सफेद पूंछ मेरे पैरों से लिपटी हुई थी और शर्म के कारण उसका रंग हल्का गुलाबी हो गया था। मैंने उसके चमकते हुए शल्कों को प्यार से सहलाते हुए कहा, कितनी खूबसूरत हो तुम। ऐसी गुलाबी सफेद चीज किसे पसंद
पसंद नहीं आएगी, और तुम तो रंग भी बदल लेती हो। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या हरा रंग भी बन सकती हो? उसने सिर हिलाया। नहीं। फिर थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोली, क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? मैंने उसकी रत्न जैसी चमकती आंखों में देखते हुए कहा, डरना तो अब तुम्हें चाहिए। वह लगातार मुझे देखती रही। मैं अचानक उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके गालों पर बार बार चुंबन बरसाने लगा। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप शर्म से लाल होती रही। जब मैं आगे बढ़ने ही वाला था, उसने धीमे से पूछा, क्या आप मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे? मैंने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन इंसान तो सांपों से डरते हैं। दूसरे लोग जैसे हैं वैसा मैं नहीं हूँ। लेकिन कोई लेकिन नहीं। बताओ, तुम्हें मेरी पत्नी बनने के लिए क्या चाहिए? उसने धीरे से कहा, अगर आप मुझसे विवाह का वचन दें और मेरे पति बने तभी। मैं मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम्हें पूरे रीति रिवाज पसंद है, मुझे मंजूर है, लेकिन यह वचन कैसे देंगे? मैं बेसब्री से पूछ बैठा। उसने मेरा हाथ थामा, उसे अपने होठों तक ले गई और मेरी हथेली पर एक ठंडा सा चुंबन रख दिया। उस बर्फ जैसी ठंडी छुअन से मैं भी एक पल के लिए घबरा गया। मैंने भी उसकी नकल करते हुए उसकी हथेली पर चुंबन दे दिया। उसकी सांसें एक पल को तेज हो गईं। वह मुस्कुराकर बोली, असल में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ मुझे करते हुए देखना था। मैं हंस पड़ा। माफ करना, मुझे लगा ये दोनों तरफ से किया जाता है। उसने हल्की शिकायत भरे स्वर में कहा, तुम इंसान मीठी मीठी बातें करके हमें बहला लेते हो और जब मन भर जाता है तो छोड़कर चले जाते हो। इतना कहते हुए भी उसके हाथ रुके नहीं। अचानक हवा में एक लाल धागा प्रकट हुआ। उसने हमारे हाथों को एक साथ बांध दिया और अंत में एक सुंदर गांठ बन गई। उसने मेरा हाथ थाम लिया। हमारी उंगलियां आपस में जुड़ गईं। मेरी हथेली से एक साथ ठंडक और गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई। वह खुशी से बोली, सफल हो गया। मेरे हाथ पर उभरे सांप के आकार के निशान को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ झलक रही थी। हमारे सामने एक विवाह पत्र प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस पर अपनी अपनी हथेली की छाप लगाई और अपने नाम लिख दिए। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या हम शुरू कर सकते हैं? उसने शर्माते हुए सिर हिला दिया। कुछ पल के लिए हमारी नजरें मिली, फिर उसने झेंपकर नजरें फेर लीं। मैं धीरे धीरे उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाने लगा। तभी अचानक मैं जोरदार शोर से नींद से जाग गया। गुस्से और झुंझलाहट में एक पल के लिए लगा जैसे पूरी दुनिया ही तबाह कर दूं। धत्त तेरे की। फिर याद आया कि आज छुट्टी है, इसलिए दफ्तर जाने की चिंता नहीं थी। मैंने सबसे पहले उस जगह की ओर देखा जहां कल रात मैंने सांप को पिंजरे में रखा था, लेकिन उसे वहां न देखकर मेरा दिल धक से रह गया। अरे ये गया कहां? इतना छोटा सा सांप था, पता नहीं जहरीला है या नहीं। अगर किसी को काट लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने पूरा कमरा छान मारा। आखिरकार वह मुझे अपने ही बिस्तर पर मिला। वह अपना सिर शरीर के नीचे छिपाकर गोल होकर पड़ा था और उसका पूरा शरीर हल्का लाल दिखाई दे रहा था। कल रात वाला सपना याद आते ही मैंने खुद को एक जोरदार थप्पड़ मार लिया। फिर अपने दोनों हाथों को ध्यान से देखा। वे बिल्कुल साफ थे, उन पर कोई निशान नहीं था। लगता है ज्यादा दिनों तक अकेले रहने का यही नतीजा है। अब तो सांप भी मुझे खूबसूरत लगने लगा है। मैंने उसे छूकर देखा। उसका शरीर गर्म था। अरे कहीं इलेक्ट्रिक कंबल की गर्मी से पक तो नहीं गया? मैं ठंड बहुत महसूस करता हूँ और सर्दियों में हमेशा इलेक्ट्रिक कंबल चालू रखता हूँ। मैंने धीरे से पूछा, छोटू तुम ठीक तो हो? अभी जिंदा हो ना? मेरी आवाज सुनते ही उसने आंखें खोल दी। वह फुर्ती से मेरे हाथ पर चढ़ाया और अपना छोटा सा सिर 2 बार झुकाया। साफ पता चल रहा था कि उसका मूड बहुत अच्छा था। उसका घाव भी लगभग पूरी तरह भर चुका था। फिर भी मुझे चिंता थी। मैंने उंगली से उसके सिर को हल्के से छुआ। वह एकदम स्थिर हो गया। शियाओबाई, अच्छे बच्चे बनकर रहना। कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मैंने एक बड़ा बैग निकाला और उसे उसके अंदर रखा, लेकिन जैसे ही बैग नीचे रखा वह तुरंत बाहर निकल आया, मेरी कलाई से लिपट गया और मेरी आस्तीन के भीतर छिप गया। मैं मुस्कुराकर बोला, ठीक है, यहीं रहना है तो रहो, लेकिन बिल्कुल शरारत मत करना। अचानक बाहर मत निकलना, नहीं तो लोग डर जाएंगे। उसने हल्का सा सिर बाहर निकाला, जीभ निकाली और मानो हामी भर दी। सांप को लेकर मेट्रो में जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए उस दिन मैंने टैक्सी बुला ली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे सामने एक बेहद महंगी लग्जरी कार आकर रुकी। मैं कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। मुझे लगा शायद गाड़ी किसी और की है। मैं चढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। जब तक ड्राइवर खुद उतरकर मेरे लिए दरवाजा खोलने नहीं आया, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यह गाड़ी सचमुच मेरी बुक की हुई है। गाड़ी में बैठते ही मुझे एक बहुत ही अनोखी खुशबू महसूस हुई। उसकी महक इतनी गहरी थी कि मेरा सिर हल्का हल्का चकराने लगा। उधर मेरी आस्तीन के अंदर छिपा शियाओबाई भी बेचैन होने लगा। वह बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन मैं हर बार उसे वापस अंदर कर देता। आखिर सांप को देखकर ज्यादातर लोग डर ही जाते हैं। मैं नहीं चाहता था कि किसी को परेशानी हो। ड्राइवर ने मुस्कुराकर पूछा, पालतू है? मैंने झेंपते हुए कहा, हाँ, एक सांप है, लेकिन बहुत सीधा है, किसी को काटता नहीं। घायल हो गया था, इसलिए डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन सतर्क हो गया। शियाओबाई ने तो अभी तक सिर भी बाहर नहीं निकाला था। फिर इस आदमी को कैसे पता चल गया कि मेरे पास सांप है? ड्राइवर ने फिर पूछा, इतनी सारी चीजें पाल सकते थे, सांप ही क्यों? उसके लहजे में जैसे कोई छिपी हुई टोह थी। मैंने सच सच जवाब दिया, कल बारबेक्यू की दुकान से खरीदा था, बड़ा बेचारा लग रहा था, यूं ही मर जाता तो अफसोस होता। वह मुस्कुराया, अच्छा, तो तुम दोनों की दोस्ती काफी जल्दी गहरी हो गई। मैं गर्व से बोला, आखिर उसकी जान मैंने बचाई है। ड्राइवर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं एक बहुत अच्छे पशु चिकित्सक को जानता हूँ, अगर तुम्हें भरोसा हो तो सांप मुझे दे दो, इलाज करवाकर मैं खुद वापस पहुंचा दूंगा। मैंने तुरंत अपनी कलाई में लिपटे शियाओबाई की ओर देखा। मन में सावधानी और बढ़ गई। नहीं, यह बहुत डरपोक है, मैं इसे किसी और के पास नहीं छोड़ सकता। ड्राइवर ने बिना जोर दिए कहा, तो फिर मैं तुम्हें उसी अस्पताल ले चलता हूँ, वह मेरे दोस्त का क्लिनिक है, बहुत अनुभवी डॉक्टर है। मैंने थोड़ा सोचा, फिर अपनी आस्तीन में छिपे शियाओबाई
शियाओ बाई की ओर देखा। सामने वाला आदमी देखने में तो अच्छा और भरोसेमंद लग रहा था, शायद बुरा इंसान नहीं होगा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, आपको तकलीफन होगी। कुछ ही देर बाद हम शहर के बीचों बीच स्थित एक बेहद आलीशान पशु अस्पताल पहुंच गए। वह मेरे ऑफिस के भी काफी पास था। इमारत देखकर ही लग रहा था कि इलाज बहुत महंगा होगा, लेकिन शियाओ बाई के चेहरे पर जो उत्सुकता थी उसे देखकर मैंने मन ही मन तय किया कि चाहे जितना खर्च हो मैं कर दूंगा। मैंने उसे डॉक्टरों के हवाले कर दिया। लेकिन अस्पताल में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। वहां मौजूद हर व्यक्ति मुझे किसी अजनबी जीव की तरह घूर रहा था। कुछ देर बाद रिसेप्शन पर बैठी लड़की मेरे लिए चाय और मिठाइयां लेकर आई। मैं मन ही मन घबरा गया। इतनी चीजें, पता नहीं कितना बिल बनेगा। वह मुस्कुराई। श्री सेन, आप आराम से कुछ खा लीजिए। शियाओ बाई की चोट काफी गंभीर थी, उसे बाहर आने में थोड़ा समय लगेगा। शायद उसने मेरे चेहरे की चिंता पढ़ ली थी। वह बोली, चिंता मत कीजिए, चाय और मिठाइयां पूरी तरह मुफ्त हैं। मैंने चाय का एक घूंट लिया। तुरंत लगा जैसे मेरा दिमाग पूरी तरह साफ हो गया हो। अभी कुछ देर पहले कार में जो अजीब खुशबू थी उससे मेरा सिर भारी हो गया था। अचानक मेरे मन में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल कौंधा। मैंने तो ड्राइवर को अपना नाम तक नहीं बताया था, फिर उसे कैसे पता चला कि मेरा उपनाम शेन है। मैं इसी उलझन में डूबा था कि तभी एक सफेद बालों वाला युवा आकर मेरे सामने बैठ गया। शुरुआत में मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने मोबाइल में लगा रहा, लेकिन उसकी निगाहें इतनी तीखी थीं कि मुझे बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरा मेरे आसपास मंडरा रहा हो। जब मैंने सिर उठाया, हमारी नजरें टकरा गईं। मैंने झेंपकर हल्की सी मुस्कान दी। उसने होंठ सिकोड़कर तिरस्कार से मुंह फेर लिया, मानो मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। फिर भी उसकी निगाहें लगातार मेरे पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक परखती रहीं। वह बड़बड़ाया, यही है हमारी तीसरी बहन का होने वाला पति? कुछ खास तो लगता नहीं। बच्चों को सच में दुनिया देखनी चाहिए। पहली बार घर से निकली और किसी इंसान के बहकावे में आ गई। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर नाराजगी भी थी और बेबसी भी। मैं उसकी बातों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाया, इसलिए दोबारा सिर झुकाकर मोबाइल चलाने लगा और उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद डॉक्टर शियाओ बाई को लेकर बाहर आए। अब उसके शरीर पर जरा सा भी घाव नहीं था। वह पहले से भी ज्यादा सफेद, चमकदार और पारदर्शी दिखाई दे रही थी। मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो वह तुरंत फिसलती हुई मेरी हथेली पर आ गई। शियाओ बाई, कितनी अच्छी बच्ची हो। उसने प्यार से मेरी उंगलियों से अपना सिर रगड़ा और धीरे धीरे जीभ बाहर निकाली। मैं भुगतान करने रिसेप्शन पर गया। हैरानी की बात यह थी कि फीस मेरी उम्मीद से काफी कम थी। ऊपर से उन्होंने ढेर सारे उपहार भी दिए। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराकर बोली, हमारा नया अस्पताल खुला है, ये सब आपके छोटे सांप के खाने के लिए है। अभी समय काफी था, इसलिए मैं शहर के बाहरी इलाके में अपनी पसंद के एक निजी रेस्तरां में खाना खाने चला गया। छुट्टी का दिन था। दुनिया चाहे जैसी हो, लेकिन अपने पेट के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। लोग कहीं शियाओ बाई को देखकर डर न जाए, इसलिए मैंने एक निजी कमरा बुक किया। जैसे ही खाना आया, मैंने उसे बाहर निकाल लिया। शियाओ बाई, देखो क्या खाना चाहोगी? पूरी मेज पर तरह तरह के व्यंजन देखकर उसकी आंखें चमक उठी। फिर उसने अपनी छोटी सी पूंछ से एक भुने हुए चिकन की ओर इशारा किया। मैंने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक से एक चिकन लेग उठाकर उसके सामने रख दिया। मेरा इरादा था कि वह खुद आराम से खा लेगी, लेकिन मुझे पता चला कि उसे खाना ही नहीं आता। अरे तुम तो बिल्कुल नासमझ निकली। आखिरकार करीब आधे घंटे तक मुझे खुद उसे खिलाना पड़ा। फिर मैंने मेज पर रखे बाकी खाने की ओर देखकर पूछा, शियाओ बाई, अब क्या मैं भी थोड़ा खा सकता हूँ? उसने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। मैंने अस्पताल से मिले सांप के खाने के पैकेटों की ओर देखा और अचानक समझ गया कि उन्होंने इतना ज्यादा खाना क्यों दिया था। मैं हंसते हुए बोला, लगता है इस अस्पताल के लोग सच में बहुत अच्छे हैं। इन्हें पहले से पता था कि यह छोटी सी सांप कितनी ज्यादा खाती है। घर लौटते लौटते रात हो चुकी थी। न जाने क्यों घर में कदम रखते ही मुझे जबरदस्त नींद आने लगी। मैं बिस्तर पर लेटा और कुछ ही पलों में गहरी नींद में डूब गया। थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरी चेतना को अपनी ओर खींच रहा हो। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो खुद को उसी जगह पाया जहां पिछली रात पहुंचा था। वह अब भी वहीं खड़ी थी। मैं खुशी से चिल्लाया, सुंदरी, मैं आ गया, और दौड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ गया। पहुंचा, वहां वही सफेद बालों वाली सुंदर लड़की मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है मेरी खूबसूरत, आज इतनी उदास क्यों हो? वह तुरंत मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर ध्यान से देखने लगी। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह बोली, मुझे लगा था कि अब तुम्हें मैं पसंद नहीं रही। उसकी आवाज में इतना दर्द और शिकायत थी कि मेरा दिल पिघल गया। मैंने तुरंत कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को पसंद करता हूँ तो वह तुम हो। उसने शर्माते हुए पूछा, तो फिर तुम मुझे पत्नी कहकर क्यों नहीं बुलाते? मैं हंस पड़ा। अच्छा ठीक है पत्नी। जैसे ही मैंने यह शब्द कहा, उसके सफेद बालों पर हल्की लालिमा छा गई। उसी क्षण एक ठंडी सांप की पूंछ मेरे पैरों से लिपट गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मेरी हथेली पर एक हल्का सा चुंबन रखा। तुरंत मेरी हथेली पर वह सांप के आकार वाला निशान फिर से उभर आया, जो पहले गायब हो चुका था। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये क्या है? कोई जादुई निशान फिर से सक्रिय हो गया क्या? अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो शरीर थोड़ा थका हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन मन और दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा थे। उस दिन के बाद लगभग हर रात मैं उसी सफेद बालों वाली लड़की को सपनों में देखने लगा। हम सपनों में साथ घूमते, बातें करते
और प्रेमी प्रेमिका की तरह एक दूसरे के बेहद करीब रहते। लेकिन हर सुबह जब मेरी नींद खुलती तो सब कुछ सामान्य होता। मैं खुद से कहता, आखिर सपना सपना ही होता है, उसे सच कैसे माना जा सकता है। धीरे धीरे मेरी हैरानी भी खत्म हो गई और यह सब मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। दिन में मैं ऑफिस चला जाता और शियाओ बाई को घर पर छोड़ देता। पशु अस्पताल से मिला, उसका खाना रोज उसे खिलाता। हर शाम जब मैं घर लौटता तो वह खुशी खुशी अपनी पूंछ उठाकर मेरा इंतजार करती मिलती। वह इतनी मासूम लगती कि मेरा सारा दिन भर का तनाव गायब हो जाता। हम अक्सर छोटे छोटे खेल खेलते। मैं कहता, बाएं देखो, दाएं देखो, अब सामने देखो। वह हर बार थोड़ी अनिच्छा दिखाती, लेकिन फिर भी मेरी हर बात मान लेती। उसे देखकर मुझे बेहद खुशी होती। कभी कभी मैं बाहर से खाना पैक करा कर लाता और हम दोनों साथ बैठकर खाते। धीरे धीरे वह मेरे लिए किसी पालतू जानवर से बढ़कर परिवार का हिस्सा बन गई। मैं उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगा। समय बीतने के साथ उसका शरीर भी तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में वह लगभग इंसान जितनी लंबी हो गई। मैं उसे देखकर मजाक में कहता, लगता है सांप छोटे हों तभी ज्यादा प्यारे लगते हैं। कहीं अस्पताल वालों ने तुम्हें जो खाना दिया था उसी में कोई गड़बड़ तो नहीं? इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई? हर बार मेरी बात सुनकर वह जीभ निकालती, सिर हिलाती और जैसे कहती, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक ही परेशानी थी। अब वह बहुत ज्यादा जगह घेरने लगी थी। हालांकि उसका शरीर बेहद मुलायम था। उसे तकिए की तरह इस्तेमाल करना तो और भी आरामदायक लगता था। कभी कभी वह मेरी टांगों से लिपटकर धीरे धीरे मेरे कंधों तक चढ़ जाती। तब उसका रंग सफेद से बदलकर हल्का गुलाबी सफेद हो जाता। वह बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल लेती थी। अगर कोई दूसरा सांप ऐसा करता तो शायद मैं डर के मारे भाग जाता, लेकिन न जाने क्यों उससे मुझे जरा भी डर नहीं लगता था, बल्कि मैं उसे प्यार से छेड़ने लगता। कई बार तो मुझे खुद पर ही शक होने लगता कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। एक दिन मोबाइल पर मुझे फिर एक वीडियो दिखाई दिया। उसमें कहा गया था, अगर आपका पालतू सांप आपके पास सीधा लेटने लगे या बार बार अपने शरीर से आपको कसकर लपेटे तो देर मत कीजिए, क्योंकि वह आपको अपने अगले शिकार की तरह नाप रहा होता है। पहले तो मुझे यह बात बकवास लगी, लेकिन जब मैंने इसके पीछे की वजह पढ़ी तो मैं चुप हो गया। तुरंत मेरे दिमाग में शियाओ बाई की तस्वीर घूमने लगी। वह अक्सर अपनी बड़ी पूंछ से मुझे लपेट लेती थी, अपना सिर मेरे सिर के पास रखती और धीरे धीरे जीभ निकालती रहती थी। यह सोचकर मेरा दिल बैठ गया, जैसे किसी ने जोर से झटका दे दिया हो। मैं मन ही मन बोला, लगता है मोबाइल का एल्गोरिथम सच में सब कुछ जानता है। सिर्फ एक वीडियो ने कई रातों तक मेरी नींद उड़ा दी। मैंने कई दिन तक सोचा, उसे मार देना मेरे बस की बात नहीं थी। आखिर आधा साल साथ बिताया था। मैं उससे अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन अगर वीडियो सच हुआ तो? आखिरकार मैंने फैसला किया कि उसे जंगल में आजाद छोड़ देना ही बेहतर होगा। सप्ताहांत पर मैंने एक दोस्त से गाड़ी उधार ली और उसे दूर घने जंगल में ले गया। मैंने उसके लिए बहुत सारा खाना रख दिया, लेकिन वह सिर्फ मासूम आंखों से मुझे देखती रही। शायद उसे एहसास हो गया था कि अब बिछड़ने का समय आ गया है। वह लगातार मेरे पीछे पीछे चलती रही। मैंने मुड़कर कहा, शियाओ बाई, अच्छे से यहीं रहना, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। उसने धीरे से अपनी जीभ निकाली, फिर वहीं रुक गई। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे चलता गया। वापसी के पूरे रास्ते मेरा मन बेहद भारी रहा। लोग कहते हैं कि सांप ठंडे खून वाले होते हैं, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि उनसे कहीं ज्यादा निर्दयी तो मैं खुद हूँ। अगले कई दिनों तक मेरा मन बुझा बुझा रहा। रातों को भी ठीक से नींद नहीं आती थी। शायद मुझे उसकी मुलायम देह पर सिर रखकर सोने की आदत पड़ गई थी और सपनों में मिलने वाली वह सफेद बालों वाली लड़की भी अब दिखाई नहीं देती थी। मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। उस रात आधी रात के बाद अचानक मुझे अपने पैरों पर वही जानी पहचानी ठंडी छुअन महसूस हुई। वह एहसास टखनों से शुरू होकर धीरे धीरे सीने तक फैल गया। तभी मेरे कानों में एक शिकायत भरी रूंधी हुई आवाज गूंजी, तुमने तो कहा था कि मुझे सारी जिंदगी अपने साथ रखोगे, फिर मुझे उस सुनसान जगह पर अकेला क्यों छोड़ा है? मैं झटके से उठ बैठा, लेकिन बिस्तर के पास कोई नहीं था। खाली कमरे को देखकर मेरे दिल में गहरी उदासी भर गई। कई साल पहले मेरे घर वाले एक एक करके बाहर गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। घर में अब सिर्फ मैं ही बचा था। माता पिता की नौकरी से मिलने वाली सहायता के सहारे ही अब तक जीवन चल रहा था। इन 6 महीनों में शियाओ बाई मेरे साथ रही थी। कब वह मेरे लिए सिर्फ एक पालतू सांप से बढ़कर परिवार बन गई, मुझे खुद भी पता नहीं चला। मुझे याद आया कि शुरुआत में वह कितनी छोटी थी, इतनी डरपोक कि किसी को काटना तक नहीं जानती थी। यह सोचकर मेरा दिल और भारी हो गया। उसी समय अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने चिढ़ते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, नमस्ते, कृपया दरवाजा खोलिए, आपके लिए एक पार्सल है। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही मैंने कुंडी पकड़ी अचानक एक बात दिमाग में आई, इतनी रात को कौन सा कुरियर आता है? आजकल तो ज्यादातर पार्सल डिलीवरी पॉइंट पर छोड़ दिए जाते हैं। इतनी देर रात कोई सीधे घर कैसे आ सकता है? मैंने झिड़ी पीपाहोल से बाहर झांका। बाहर खड़ा आदमी मास्क पहने हुए था। उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दरवाजे के अंदर से पूछा, शायद आप गलत जगह आ गए हैं, मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं। वह नीचे देखकर अपने फोन में कुछ जांचने लगा, फिर बोला, सर क्या आप शिक्षा विभाग में काम करते हैं? मैंने कई बार नंबर और नाम मिलाया है, पार्सल आपके ही नाम का है, आप बस दरवाजा खोल दीजिए। मैंने तुरंत बहाना बनाया, मैं अभी नहा रहा हूँ। वह बोला, कोई बात नहीं, मैं यहीं इंतजार कर लेता हूँ, कहीं सामान खो गया तो परेशानी होगी। अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये एक पुरानी कॉलोनी थी, यहाँ मुश्किल से ही कोई रहता था। आधी रात को किसी अजनबी का यूं आना, इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, किसी ने मुझे निशाना बनाया है। मैंने ऊंची आवाज में कहा, बस 1
मिनट, फिर तुरंत भारी सामान दरवाजे के पीछे लगाकर उसे अंदर से रोक दिया। सबसे पहले पुलिस में अपने जान पहचान वाले अधिकारी को मदद के लिए फोन किया, फिर खिड़की खोल दी ताकि बाहर वाले को लगे कि मैं खिड़की से भाग गया हूँ। बाहर खड़ा आदमी अब अधीर होने लगा था। वह जोर से बोला, अरे नहाने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट हो गए। अगर अब भी दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल दरवाजे के ताले से धातु जैसी आवाज आने लगी, ठीक वैसा ही जैसा मुझे डर था। जो लोग किसी के घर तक पहुंच सकते हैं उन्हें ताला खोलना भी आता है। दरवाजे के पीछे लगाया मेरा सारा सामान उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में वह घर के अंदर घुस आया। पहले उसने पूरे कमरे की तलाशी ली, फिर उसकी नजर खुली हुई खिड़की पर पड़ी। बस एक नजर देखते ही जैसे उसे सब समझ आ गया। वह बिजली की तरह मुड़कर सीधे अलमारी की ओर दौड़ा। मैं पहले से वहीं छिपा हुआ था। जैसे ही वह पास आया मैंने पूरी ताकत से उसके पेट में मुक्का मारा। वह दर्द से कराहता हुआ जमीन पर लौटने लगा। मैंने मौका देखकर तुरंत बाहर की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही बाहर निकला मुझे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। उसका एक साथी पहले से बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैंने बिना सोचे उसके सिर पर जोरदार लात मारी। वह दर्द से चीख उठा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मैं तुरंत छूटकर सड़क की ओर भागा। दोनों मेरे पीछे दौड़ते हुए गालियां दे रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस पूरी ताकत से भागता रहा। लेकिन काफी दूर तक भागने के बाद भी सड़क पर कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। मैं लगभग उम्मीद छोड़ चुका था। तभी दूर से मुझे एक सफेद आकृति बिजली की रफ्तार से मेरी ओर आती दिखाई दी। जैसे ही हम आमने सामने आए मैंने बिना कुछ सोचे शियाओबाई को उठा लिया और पीछे मेरा पीछा कर रहे दोनों लोगों की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। उसे घुमाते हुए जैसे ही मैंने उनकी ओर लहराया मैंने उसकी आंखों में अविश्वास और हल्का सा डर देखा। जो दोनों आदमी अभी तक मुझे पकड़ने के लिए भाग रहे थे वे अचानक चीखते हुए उल्टी दिशा में भागने लगे। मैंने फिर शियाओबाई को पकड़कर उसे रस्सी की तरह घुमाना शुरू कर दिया। वह घबराकर चिल्लाई, पति जी मुझे नीचे उतारिए। पहले मेरी बात तो सुनिए, मैं इन्हें खुद काट सकती हूँ, सच में काट सकती हूँ। उसी समय उन दोनों में से एक डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं फिर भी नहीं रुका। मैं उनके पीछे भागते हुए चिल्ला रहा था, अरे बदमाशों रुक जाओ, भाग कर दिखाओ जरा। मैं सांप को हाथ में घुमाते हुए उनके पीछे दौड़ रहा था और उन्हें डांटता भी जा रहा था। उधर मेरे कानों में लगातार शियाओबाई की बेबस आवाज गूंज रही थी, मैं मानती हूँ कि कभी कभी हम इंसानों पर हमला करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। पति जी मुझे सच में इन्हें काटने दीजिए। तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने सामने जो नजारा देखा उसे देखकर वे भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। उन दोनों हमलावरों में से एक रोते हुए चिल्लाने लगा, मैं सब कबूल करता हूँ, बस इसे कहिए कि सांप हटाए। कुछ पल के लिए पुलिस वालों को भी समझ नहीं आया कि मदद किसकी करें। तब जाकर मैंने शियाओबाई को घुमाना बंद किया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे नीचे उतारा जो सांप अभी तक मेरे हाथ में झूल रहा था वह अचानक एक सफेद बालों वाली सुंदर युवती में बदल गया। मैंने तुरंत उसे संभालकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। वह चक्कर खाकर मेरे सीने से लग गई और धीमी आवाज में बोली, पति जी मुझे उन्हें काटने देना चाहिए था। पुलिस वालों ने मेरी बाहों में एक लड़की को देखकर तुरंत अतिरिक्त बल बुला लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आप दोनों जरा हमारे साथ चलिए। मैं पूरी तरह स्तब्ध था, लेकिन जब मैंने उसकी वही परिचित सूरत देखी जिसे मैं अनगिनत बार अपने सपनों में देख चुका था, तो मेरे मन में जैसे सारी बातें एक साथ जुड़ने लगीं। और फिर मुझे याद आया कि अभी कुछ देर पहले मैं उसे डंडे की तरह घुमाकर लोगों पर चला रहा था। यह सोचते ही मेरे सामने जैसे अंधेरा छा गया। उधर दूसरा हमलावर एम्बुलेंस में अस्पताल भेज दिया गया। कहा गया कि शियाओबाई ने उसे वास्तव में काटा भी नहीं था, बस हल्का सा छूकर निकल गई थी। फिर भी वह इतना डर चुका था कि उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई। वह कांपती आवाज में बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, राक्षस, वह राक्षस है। कुछ देर बाद एक विशेष विभाग के अधिकारी आए। उन्होंने पहले निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, फिर मेरी ओर लंबे समय तक चुपचाप देखते रहे। आखिर उन्होंने कहा, इस सफेद नागिन ने इंसानों पर पहले हमला नहीं किया, इसे हम अपने साथ ले जाएंगे। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम इसके परिवार जैसे हो, इसलिए जांच पूरी होने तक तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। हम उस रहस्यमयी विभाग के मुख्यालय पहुंचे। रास्ते में कुछ सामान्य बातें हुई। फिर शियाओबाई मुझे एक बड़े कमरे में ले गई। शायद वह उसका अपना कमरा था। कमरा बहुत विशाल था और उसमें हर तरह की सुविधाएं मौजूद थीं। मैंने उसके सिर को अपने कंधे पर टिका देखा। मेरा दिमाग अब भी सब समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने हकलाते हुए पूछा, तुम आखिर हो क्या, इंसान या सांप? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं एक याओ, अलौकिक प्राणी हूँ। उस पल मेरी पूरी दुनिया और अब तक की सारी मान्यताएं जैसे बदल गईं। वह प्यार से बोली, पति जी डरिए मत, मैं आपको कभी नहीं काटूंगी। मैंने अविश्वास से कहा, लेकिन सुना था कि नए चीन की स्थापना के बाद तो किसी भी दैत्य या आत्मा को अस्तित्व में रहने की इजाजत नहीं है। डर या अफवाहों के आधार पर अपने प्रियजनों पर शक नहीं करना चाहिए। नायक ने इंटरनेट पर देखी गई बातों पर भरोसा करके शियाओबाई को छोड़ दिया, जबकि वह उसे कभी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। सच्चा प्रेम विश्वास और स्वीकार्यता पर टिका होता है। शियाओबाई सांप एक अलौकिक प्राणी
होने के बावजूद पूरे दिल से नायक से प्रेम करती थी और नायक भी अंततः उसे उसके असली रूप सहित स्वीकार कर लेता है। सोशल मीडिया की हर बात सच नहीं होती। एक वीडियो देखकर नायक ने गलत निष्कर्ष निकाला और अपने रिश्ते को लगभग खो दिया। दया का फल अच्छा मिलता है। शुरुआत में उसने एक घायल छोटे सांप की जान बचाई। उसी दया के कारण उसे एक सच्चा साथी मिला जिसने हर परिस्थिति में उसका साथ दिया। शियाओबाई वास्तव में एक सांप आत्मा या नागिन थी, लेकिन वह नायक से सच्चा प्रेम करती थी। दोनों अंततः साथ रहते हैं और नायक उस अलौकिक दुनिया के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। यह एक रोमांटिक फैंटेसी कहानी है जिसका संदेश है कि विश्वास, करुणा और प्रेम बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण है।